न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। यूपी में मिशन 2022 से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। हर दल की नजर ब्राह्मण वोट पर है। वहीं लखनऊ में सरकार के खिलाफ पोस्टर भी लग गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद करो। सवाल यही है कि कौन कर रहा है ब्राह्मणों पर अत्याचार। सवाल यह भी है कि 2022 की जंग ब्राह्मण किसके संग। इससे पहले आप रिपोर्ट देंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मिशन 2022 से पहले पोस्टर वार, ब्राह्मण के वोट पर हर दल की नजर। लखनऊ में सरकार के खिलाफ पोस्टर, पोस्टर में लिखा ब्राह्मणों पर अत्याचार बंद करो। 2022 की जंग ब्राह्मण किसके संग। यूपी में 2022 से पहले पोस्टर वार शुरू हो गया है। पोस्टर के जरिए हर दल ब्राह्मणों को अपना बता रहा है। हर दल की कोशिश है कि वो ब्राह्मणों को खुद का सगा बताकर उनका वोट ले सके। बिकरू कांड और गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कई लोगों ने सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताया। सोशल मीडिया पर बज भी बनाया जाने लगा। इसके बाद यूपी की सियासत ब्राह्मणों पर आकर रुक गई। हर दल ट्विटर से लेकर बयानों में ब्राह्मण ब्राह्मण जप रहा है। वहीं लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर भी लग गए हैं। पोस्टर के जरिए यूपी सरकार की आलोचना की गई। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को रक्षक के रूप में दिखाया गया। ये पोस्टर हजरतगंज इलाके में स्थित दारुल शफा के विधायक निवास की दीवार पर लगाया गया है। विवादित पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई बड़े मंत्रियों की फोटो भी है। ये पोस्टर ब्राह्मणों पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध स्वरूप लगाया गया है। पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मणों पर फरसे से हमला करते हुए दिखाया गया है। सीएम योगी के पीछे केशव प्रसाद मौर्य समेत दूसरे नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। पोस्टर में लिखा गया है, बेटी बचाओ भाजपा भगाओ, बंद करो ब्राह्मणों पर अत्याचार, ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज, अब की बार अखिलेश सरकार। पोस्टर में डॉक्टर और कोरोना मरीज की फोटो भी लगाई गई है। इसके साथ लिखा गया है कि कोरोना महामारी की आड़ में धनुगाही। इन पोस्टरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सपा का निशाना कहां है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के वोट पर नजर सिर्फ सपा की है, बसपा भी कहीं पीछे नहीं है। बहन जी के हाल में किए गए ट्वीट पर नजर डालें तो वो भी ब्राह्मण ब्राह्मण ही रट रही हैं। प्रियंका गांधी की नजर भी ब्राह्मण वोट पर है। हर दल को लगता है 2022 में जिसके साथ ब्राह्मण होगा जीत उसकी होगी। लेकिन सवाल यह है कि यूपी में राजनीति धर्म जाति के जाल से कब आजाद होगी। सवाल यह भी आखिर कब तक ब्राह्मणों को वोट बैंक ही समझा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। जी हाँ, तो पोस्टर वॉर का आगाज हो चुका है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को फरसे से ब्राह्मणों पर वार करते हुए दिखाया गया है, जाहिर तौर पर सीधा निशाना यही है कि बीजेपी ब्राह्मणों को मार रही है, अत्याचार कर रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किस आधार पर ये बातें कही जा रही हैं। और कुल मिलाकर कहा जाए तो क्या पूरी की पूरी बिसात ब्राह्मण वोट बैंक पर इस बार होने वाली है। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। फिलहाल सभा से कपीश श्रीवास्तव जी ही हमारे साथ में मौजूद हैं। थोड़ी देर में एक एक करके सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। कपीश जी, संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। कपीश जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि जो ये पोस्टर में दर्शाया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ फरसे से वार कर रहे हैं, बेटियों को लेकर जो बातें लिखी गई हैं और भी तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का इसमें जिक्र किया गया है, किस आधार पर ये पोस्टर बना है कि फरसे से वार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों पर? सृष्टि जी, इस पोस्टर का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं जी। कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई किसी तरह का सरोकार नहीं। किसने ये पोस्टर चिपकाया है, किसने प्रिंट किया है, किसने लगाया है, ये समाजवादी पार्टी का कोई प्राधिकृत व्यक्ति नहीं है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी का उस पर कहीं नाम भी नहीं है, न कहीं निशान, न साइकिल का निशान है, एक कलर दिया गया है। अब ये तो बड़ी चिंतनीय विषय है कि इस तरह के पोस्टर जारी हो रहे हैं, उस पर पहले जांच होनी चाहिए कि आखिर किसने लगाया। ये समाजवादी पार्टी का पोस्टर नहीं।
फरसे से जो सीएम को मारते हुए अगर उसमें दिखाया गया है, तो हम लोग इस तरीके की चीजों को प्रिजर्वेशन नहीं देते, जी। संरक्षित नहीं करते। ये जरूर है कि उस पोस्टर में जो तथ्य लिखे गए, वो तथ्य माकूल वर्तमान मुसलसल दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार इट सेंस ये नहीं है कि सरकार उन्हें मार रही, इट सेंस ये है कि सरकार के ही हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता है। सरकार प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। योगी सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को इस बात का एश्योरेंस दिया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करेंगे, लेकिन जब सत्ता में आए तो ये सारी चीजें उलट गई। 600 से ज्यादा इस वर्ष जो हत्याएं हुई हैं, उनमें ब्राह्मणों की हत्या सबसे ज्यादा हुई। दूसरी चीज, जो योगी की पुलिस का एक्शन रहा है उन हत्याओं और उन अपराधों के विरुद्ध में, वो सुषुप्त तरीके से रहा। कोई भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि वो 4 साल के अंदर सजा दिला सके। मतलब आप इस पोस्टर को समर्थन दे रहे हैं सर? आपने सीधे साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये पोस्टर समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें अब की बार अखिलेश सरकार का जिक्र अगर हुआ है तो अब की बार अखिलेश सरकार क्यों लिखा गया है, भाजपा भगाओ क्यों लिखा गया है? अगर मुद्दे उठाने होते, मुद्दे समझ में आता कि आप ब्राह्मणों पर मुद्दा उठा रहे हैं या फिर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र कर रहे हैं, ये मुद्दे हैं। लेकिन अब की बार अखिलेश सरकार और भाजपा भगाओ, तो आखिरकार अखिलेश सरकार इसमें अगर लिखा है तो क्या आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपकी पार्टी के नाम पर, अखिलेश यादव के नाम पर अगर कोई भी अराजक तत्व भी है सो कॉल्ड जो आप जिक्र कर रहे हैं और वो पोस्टर यूपी में लगा रहा है, तो ये पता पहले करना आपकी जिम्मेदारी है कि अखिलेश का नाम लेकर आखिरकार कौन ये पोस्टर लगा रहा है? चीज ये है कि हमारे यहाँ कोई पार्टी में इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी नहीं है। हाँ। ना हम पुलिस वाले हैं। तमाम लोग तो कौन लगाया, कौन नहीं लगाया, आपके जो इसके मुखिया विभाग में हैं, हम नहीं जा रहे। आपके जो मुखिया हैं, उनके नाम पर कोई भी इस तरीके के पोस्टर्स लगाएगा, विवादास्पद पोस्टर लगाएगा जिसमें हमारे प्रदेश का जो सीएम है वो फरसे से वार करता हुआ नजर आ रहा है, और आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अखिलेश यादव के नाम पर कौन प्रदेश में पोस्टर लगा रहा है। इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि अखिलेश यादव का नाम लेकर कौन पोस्टर लगा रहा है। सृष्टि जी, हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है और हम विपक्षी दल हैं। वो पता नहीं कौन नाम लगा रहा है, कौन लिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमारी पार्टी का वक्तव्य एकदम अलग है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपका वक्तव्य मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपकी पार्टी कोई एजेंसी नहीं है, मैं ये भी समझ रही हूँ, कोई पुलिस नहीं है, मैं ये भी समझ रही हूँ, लेकिन आपकी पार्टी के नाम पर, आपके मुखिया के नाम पर कोई भी ऐसे पोस्टर लगा देगा और आपको कोई फर्क नहीं उस बात से कि अखिलेश यादव के नाम पर कोई कैसे भी पोस्टर लगा रहा है। सृष्टि जी, सिर्फ ये पहली बार आप जो जिक्र कर रहे हैं, ये पहली बार की बात नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी को राम के वेश में और राहुल गांधी को रावण के उसमें नीचे सुला करके कर दिया गया। कभी स्मृति ईरानी जी को दुर्गा के हाल में और राहुल गांधी जी को नीचे राक्षस की तरह लेटा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी वो जारी नहीं किया था। मैं कब कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी चल रही थी, मैं कब कह रही हूँ ये, मैं कब कह रही कराई? हूँ? मैंने तो कहा ही नहीं सर, मैं तो ये पूछ रही हूँ जब वो ऐसा करते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है। अब अखिलेश यादव का नाम उसमें लिखा हुआ है कि अब की बार अखिलेश सरकार, योगी आदित्यनाथ फरसे से ब्राह्मणों पर वार कर रहे हैं, परशुराम की मूर्ति लगाने का दावा भी आपकी पार्टी से किया गया, ब्राह्मणों के मसीहा खुद को बताते हुए आप लोग ही दिखाई दिए सर, और अब आप सवालों से बच रहे हैं। मैं ये भी बता देती हूँ, समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जो प्रदेश सचिव हैं विकास यादव, उन्होंने ये पोस्टर लगाया, उनकी तस्वीर के साथ में ये पोस्टर लगाया गया है। तो क्या विकास यादव का जो नाम इसमें सामने आ रहा है, जो तस्वीर इसमें सामने आ रही है, इस पर समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं कहना है? इस पर समाजवादी पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कोई बातचीत नहीं करेगी? क्या आखिरकार विकास यादव की तस्वीर कैसे है इसमें, क्या विकास यादव ने ये पोस्टर लगवाया है, ये पड़ताल समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं होगा सर? अब सृष्टि जी, आपने एकदम जेन्युइन प्रश्न किया। ये प्रश्न आपका एकदम माकूल है। हमारे जो छात्र सभा के सचिव का नाम आ रहा है या पोस्टर आ रहा है, ये हमारे पार्टी के लिए एक जांच का विषय है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग संज्ञानित हुए हैं, इस पर बिल्कुल जांच बैठेगी। लेकिन
ये उनका है या नहीं है, ये मैं आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, पार्टी को भी नहीं है। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, मीडिया मेरा पहरुआ है जिसने संज्ञानित किया है। निश्चित इसको हम लोग नोटिस में लेंगे और इस पर जांच बैठेगी और उसके बाद देखा जाएगा कि इसके अंदर क्या है। अभी तो मैं पोस्टर भी ठीक से नहीं देख रहा, हम तो आपसे डिबेट कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है नहीं ये कपिल भी जी, हम अब ठीक से ना पढ़ सकते हैं। ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिरकार जिस पोस्टर पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का ही पोस्टर है, उसमें साफ साफ लिखा है आपके सचिव का नाम, उसमें साफ साफ लिखा है, फोटो उसमें लिखी है, अखिलेश जी का नाम लिखा है कि अखिलेश की सरकार इस बार आएगी, बीजेपी को भगाना है। बिल्कुल सही है, पोस्टर लगाना कोई गलत बात नहीं है, आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है, मुद्दों को उठाना कोई गलत बात नहीं है, आपका काम है ये। लेकिन इस तरीके की पोस्टर अगर लग रहे हैं तो वो मानना भी तो चाहिए कि हाँ हमारी पार्टी ब्राह्मणों की मसीहा है, जो परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रही है, ब्राह्मणों पर जो यहां अत्याचार सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, हम वो मानते हैं और हमारी तरफ से पोस्टर लगाया गया है। इसमें सवाल उठाना और उसको मानना ये भी तो जरूरी है ना सर, अगर आपके सचिव का नाम उसमें है तो। नहीं, आपने जो सृष्टि जी कही है बात, मैंने बताया तो कि अब संज्ञान में आई है, जांच बैठेगी, उसमें देखेंगे। दूसरी चीज ये देखेंगे पोस्टर में क्या चीज ऐसी थी जिसपे आपत्ति की जा सकती है। फरसा इटसेल्फ किस चीज में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए मनोज जी, सीधे तौर पर इनकार है कि ये पोस्टर समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब चल क्या रहा है यूपी में, क्या आप पोस्टर लगाओ उसके बाद सीधे इनकार कर दो कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। जब नाम बता रहे हैं, पार्टी का पदाधिकारी है वो, ऐसे पोस्टर को बीजेपी या कांग्रेस तो नहीं लगाएगी ना। ऐसे पोस्टर वही लोग लगाएंगे जिन लोगों को कंट्रोवर्सी पैदा करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जांच करेंगे, इतना ये कोई सरकारी डिपार्टमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमारे पास कोई जांच एजेंसी नहीं है, हम कैसे जांच करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। जब हम उसका नाम बता रहे हैं, आप मीडिया उसका नाम बता रही है, उसका फोटो दिखा रही है, तो फिर तो जांच का कोई विषय ही नहीं है उसमें, फिर तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। जब आपके साथ, आपकी रैली में आपके नेता के साथ कोई गड़बड़ होती है तो आपके लोग घर जाके पिटाई करने पहुंच जाते हैं उसकी, कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है और हमारी रैली खराब करना चाहता था। और आज के जब इतने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, आपको पता नहीं है और मीडिया उसका नाम बता रही है, उसको फोटो लगा है, तो जांच तो वहां करनी पड़ेगी जहां पर कोई है ही नहीं, कि हवा में तीर चला रहे हैं। यहां पर सब कुछ है, तो इसमें कोई जांच की बात ही नहीं है, तो कार्रवाई करनी चाहिए इनको। ठीक है, सचिन जी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी पूछ लेते हैं, वो भी विपक्ष की भूमिका में है, लगातार सवाल उठाते रहते हैं। सचिन जी, अब ये पोस्टर समाजवादी पार्टी ने तो लगाया नहीं, अब वो सीधे कह रहे हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमारी तरफ से हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आपने लगाया? बसपा से होते उनसे भी पूछते कि आखिरकार कौन सा विपक्षी दल है जो इस तरीके से ब्राह्मणों का मसीहा बन रहा है, सीएम फरसा लेकर किसी ब्राह्मण का गला काट रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए। क्या आपकी तरफ से लगाया गया ये पोस्टर? देखिए सृष्टि जी, आपने देखा है कि जो पोस्टर लगा है उसमें लगातार कोड किया गया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की उसमें फोटो है और विकास यादव नाम का जो शख्स है, हाँ। उसने अपना पद भी कोड किया है। हाँ। तो मुझे तो लगता है कि देखिए, समाजवादी पार्टी आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जो जातिगत राजनीति करने उतरी है, तो ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले उन लोगों ने जातिगत राजनीति के लिए 2012 में जब सरकार बनी, सभी लोगों ने देखा जिस प्रकार उनकी जातिगत राजनीति चलती हुई आई है। और रही बात आज उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज तब्दील होने की, जो योगी आदित्यनाथ जी का कार्यशैली है, वो जग जाहिर है। सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आज कैपिटल स्टेट बन गया है हत्या, लूट, अपराध के मामलों में। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर इस प्रकार की जो पोस्टर वार हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के पास इंटेलिजेंस है, आईबी है, पुलिस है, सभी चीज है, योगी आदित्यनाथ जी को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और जहां तक विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से सवाल कर रही है कि कानून व्यवस्था क्यों चौपट है, योगी आदित्यनाथ जी को इस पे अपना व्यक्तित्व देना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी बच क्यों रहे? आज उत्तर प्रदेश की राजधानी छूटी नहीं है, यहाँ अधिकारियों का मर्डर हो जाता है दिन दहाड़े, तो क्या समझा जाए? उत्तर प्रदेश आज जो क्राइम स्टेट बन गया है, तो आज बड़ा दुर्भाग्य है सृष्टि जी कि आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है। 3 पत्रकारों की हत्या हो जाती है और 12 पत्रकारों के खिलाफ FIR लिख दी जाती है क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल किया था। तो आज की डेट में जो उत्तर प्रदेश के प्रारूप में अगर कोई भी बात करेगा किसी भी मामले में, वो भ्रष्टाचार हो, लूट हो, हत्या हो, तो उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है, क्योंकि संरक्षित जो अपराध हो रहे हैं वो इनके प्रदेश में हो रहे हैं। इन्होंने 2017 में बड़ा वादा किया था, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, इन्होंने ना रहेगा
भ्रष्टाचार ना रहेगा, गुंडा राज, भय मुक्त प्रदेश बनाएंगे। आज तो भय युक्त प्रदेश हो गया है। मैं तो कहता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी की जो राम राज की कल्पना इस प्रकार की थी, तो ऐसा राम राज उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं ठीक है, चाहिए। चलिए मैं इसका जवाब मनोज जी से लूंगी, लेकिन संजीव कौशिक जी हमारे साथ में मौजूद हैं। संजीव जी, सभी पार्टियां कह रही हैं, विपक्षी दल, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है ऐसे पोस्टर से। नाम लिखा है, उसमें क्या डेजिग्नेशन है वो लिखी गई है, अखिलेश यादव को कोट किया गया है, बीजेपी भगाओ को कोट किया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ फरसे से बाहर कर रहे हैं, ये दिखाया गया है। लेकिन कोई भी अब ऐसा नहीं है जो ये जिम्मेदारी ले रहा हो कि ये पोस्टर भाई किस पार्टी ने लगाया है। सर देखिए सृष्टि, मूल बात यह है कि हर एक पार्टी में ऐसे अति उत्साहित कार्यकर्ता होते हैं जो अपने पार्टी के मुखिया को राम और विपक्षी दलों को रावण बताने की कोशिश करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और इससे पहले कई बार हम लोगों ने देखा है। और इस तरह के पोस्टर वार या बड़े बड़े बैनर हमने देखे हैं और इस पर चर्चा हुई है। लेकिन मूल बात यह है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश के शासनकाल में अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं उसमें ब्राह्मणों की स्थिति बेहतर है या ब्राह्मणों के बीच खलबली मची हुई है? तो सवाल स्पष्ट है कि वाकई ब्राह्मणों के बीच में एक खलबली की स्थिति तो मची हुई है। उस ब्राह्मण को जो हमेशा से यूपी के सत्ता में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका ब्राह्मणों ने निभाया है, आपने देखा होगा इतिहास अभी जब उलट के देखेगी तो मेरे समझ से अभी तक 6 से ज्यादा मुख्यमंत्री ब्राह्मण के हुए हैं उसमें। और सोशल इंजीनियरिंग के तहत थोड़ा सा और पीछे जाएंगी तो कभी आप चाहे वो मायावती के शासनकाल की बात हो या अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के शासनकाल की बात हो, उन सबों में जब जब ब्राह्मणों ने अपनी एक भूमिका निभाई और बढ़ चढ़ के उन पार्टियों में अपना योगदान दिया, भाग लिया, उन्होंने सत्ता पे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कब्जा भी किया उन्होंने और सत्ता में भागीदार भी रहे। ठीक वैसे ही आखिरी समय अभी आदरणीय योगी जी के शासनकाल की बात कर ले, इसमें भी ब्राह्मणों ने एक अच्छी खासी भूमिका निभाई थी और तहे दिल से इनको स्वीकार किया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों की बात, दो तीन की बात कर ले और कुछ महीनों की बात कर ले, उसमें जो सामने परिदृश्य दिखा है उसमें ऐसा लगा है कि वाकई ब्राह्मणों को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। दरअसल ऐसा एक लाइन और ऐसा यदि मैं कह रहा हूँ तो उसके पीछे भी कारण है। चाहे वो शरद त्रिपाठी को चप्पलों से पीटा जाए और उस पर मुख्यमंत्री जी मौन रह जाते हैं, उसकी बात कर ले, या लगातार पिछले कुछ महीनों की बात कर ले, जिस तरह से इनकाउंटर की बात कर ले, उन सब चीजों में जो सामने परिदृश्य दिखाई दिया है उसमें ब्राह्मणों को संजीव जी, अब मेरा जो कंसर्न ये है, नाम यहाँ पर उस इंसिडेंट का नहीं जिक्र होना चाहिए था, लेकिन मैं कर रही हूँ। विकास दुबे इंसिडेंट के बाद से ही ये तस्वीर बदली यूपी में कि ब्राह्मण खतरे में है। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे एंड गैंग की अगर हम बात करें तो उसमें ज्यादातर लोग ब्राह्मण ही दिखाई दिए थे। उनके नाम से ये पता चलता है कि वो ब्राह्मण है जिनके एनकाउंटर किए गए और उसके गैंग में जितने लोग थे, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर की बात हम क्यों ना कर लें। तो इन तमाम लोगों के बाद ही यूपी में ये एक चीज चली कि हाँ ब्राह्मण खतरे में है। मैं ये जानना चाह रही हूं कि इन अपराधियों के अलावा और कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिससे ये पता चलता है कि ब्राह्मण खतरे में है। इस अपराध की श्रेणी में मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी अपराधी का कोई धर्म, कोई जाति या वो तो इंसानियत उसके जहन में होती ही नहीं है। तो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, यादव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपराधी है, अपराध करेगा तो जाहिर तौर पर जो भी करना होगा वो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ उस इंसिडेंट को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण खतरे में है और ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। क्या सिर्फ उसी इंसिडेंट को देखते हुए कहा जा रहा है? सर, जैसा कि आपने ही अभी नाम लिया, विकास दुबे की बात करी और विकास दुबे से जुड़े हुए तमाम जो ब्राह्मण की बात हो रही है, जिनके इनकाउंटर की बात हो रही है, क्या सरकार ये कहना चाहती है कि ब्राह्मणों ने एक गैंग बना के रखा है यूपी में? और इससे पहले क्या ये नहीं थे? इससे पहले उनको प्रश्रय मिल रहा था, उस ब्राह्मणों के गैंग को हम सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये पहले से भी ये लोग थे। संजीव जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई अगर अपराधी है उसको ब्राह्मण और यादव और इन चीजों से क्यों जोड़ा जाता है? ब्राह्मणों का गैंग है, यादवों का गैंग है, ये अपराधी है, इनको साफ करने के लिए सरकार काम कर रही थी। आपको वाकई में लगता है कि अपराध कोई अपराधी अपने धर्म, अपनी जाति को देखकर करता है? किसी भी अपराधी जो भी खून कत्ल करता है, किडनैपिंग करता है, उसके अंदर आपको लगता है कि इंसानियत होती है, ब्राह्मणवाद होता होगा, या वो यादव से जुड़ा हुआ है, यादव उसके नाम के आगे लगाए तो वो अपराधी हो जाएगा? ये मानसिकता है, ये सिर्फ एक मानसिकता है और किसी भी अपराधी का कोई धर्म जाति नहीं होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। जो तमाम राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मनोज जी, हम इसका जवाब आपसे लेंगे कि क्या ब्राह्मणों के गैंग का सफाया करने के लिए आप आए थे और किस आधार पर आपने विकास दुबे गैंग का सफाया किया? उसी के बाद ये आरोप लगातार है बीजेपी के ऊपर कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं।
चलिए, तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मनोज जी, सीधा आपसे जवाब चाहूंगी। जो आरोप लगातार लगे हैं कि विकास दुबे एंड गैंग का सफाया करने के बाद से ही ये लगातार तस्वीरें सामने आई हैं। अब अपराधी की कोई धर्म जाति होती है, चाहे कोई यादव हो चाहे कोई ब्राह्मण हो, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। क्यों आखिरकार ऐसा किया गया? सृष्टि जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। मैं बता देना चाहता हूं आपको कि रीजन क्या है। जितने भी लोग विकास दुबे से पीड़ित थे उसमें 80% लोग ब्राह्मण थे। तो अगर वो ब्राह्मण था तो अत्याचार भी ब्राह्मणों पे कर रहा था, तो फिर कहां ब्राह्मण रह गया वो? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सीओ साहब मरे, जिनकी हत्या की गई, जो शहीद हुए उस पूरे बिकरू कांड में, वो ब्राह्मण नहीं थे क्या? जिस मिनिस्टर को उसने मारा वो शुक्ला, वो ब्राह्मण नहीं था क्या? तो सारे लोग, जितने लोग उससे पीड़ित थे, सबके सब ब्राह्मण थे। और हम इसको किसी जाति विशेष से ना जोड़े तो ही अच्छा है, क्योंकि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि काम तरीके से हो, जो वादे किए वो पूरे किए जाएं, जो 24 घंटे बिजली देने की बात थी वो की जाए, तो ज्यादा बेटर है। अब चूंकि चुनाव सिर पे है तो ये लोग, इनको याद आ रही है कि ब्राह्मण कहां थे। ब्राह्मण क्या पिछली सरकार में ब्राह्मण नहीं थे क्या? उनके साथ अत्याचार नहीं हुए? आज विधानसभा सत्र चल रहा है, हम सत्र में सारे आंकड़े पेश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो क्राइम का आंकड़ा था वो कहां आ गया और चीजें कहां आ गई। सारे आंकड़े, हम लोग हवा में बात नहीं करना चाहते, हम लोग जमीन पे बात करना चाहते हैं और जमीन पे बात करते भी हैं। तो जो आंकड़े हैं उन सब आंकड़ों को हम विधानसभा में रख रहे हैं। अगर आपको लगे तो आप देखिए उनको कि क्या मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं अपना। पर ये बेकार की राजनीति कि हम जातिवाद में बांट दें और जातिवाद के साथ हम लोग काम कर लें, उस पर रोटी सेक लें। अभी तक राम मंदिर पर रोटी सेकी जा रही थी, जब आज मंदिर की दुकान बंद हो गई तो आज नई चीज लेके आ गए कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। अरे ब्राह्मणों का शोषण तो सबने किया, किसने नहीं किया? ठीक है, सचिन जी, सचिन रावत। देखिए, मैं अभी सुन रहा था मनोज जी को। मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी आंकड़े कुछ और होते हैं और एनसीआरबी की अभी लेटेस्ट आंकड़े आए हैं। एनसीआरबी में स्पष्ट तौर पे बता दिया गया है कि हत्या, लूट, अपहरण, अपराध की ग्राफ जो है वो बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो आज किसी से अछूते नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार लखीमपुर में कल एक घटना होती है, लखीमपुर में एक हफ्ता में 2 बार घटना होती है। दोनों बालिकाओं के साथ में दुष्कर्म होता है, उसके बाद में हत्या की जाती है। ऐसे बहुत मामले आ रहे हैं। यहाँ तो इनका गृह जनपद जो है मुख्यमंत्री जी का, वो अछूता नहीं है। वहां नाबालिग लड़के के साथ रेप होता है, एक बच्चे का अपहरण होकर के उसकी हत्या की जाती है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो सरकारी आंकड़े आप मत बताइए, क्योंकि एनसीआरबी का जो डाटा है वो सबके सामने है। आप सरकारी आंकड़ों में कुछ भी लिखवा लीजिए और वो आप विधानसभा के पटल पे रख दीजिए। विधानसभा में तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि या तो अपराधी अपराध छोड़ देंगे वरना प्रदेश छोड़ देंगे, या तो ऊपर चले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में उस दिन के बाद से अपराध क्यों बढ़ा, वो भी तो बताना चाहिए मनोज जी को। ये सारी जो चीजें हैं, जो उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है अपराध, इस पे लगाम कब रुकेगी, उसको तो इन लोगों को बताना चाहिए। जहां तक महिला सुरक्षा के लिए इन लोगों ने संकल्प पत्र में 3 टास्क फोर्स बनाने के लिए सृष्टि जी कहा था, उदा देवी टास्क फोर्स, अवंती बाई टास्क फोर्स, झलकारी बाई टास्क फोर्स। आज वो टास्क फोर्स कहाँ चली गई, किसके लिए काम कर रही? मैं तो इनसे ही पूछना चाहता हूँ। एक एंटी रोमियो भी बनाई थी, आज वो कहाँ चली गई? आज तो एसटीएफ जो है, इन लोगों ने एसटीएफ के नाम पर जो एनकाउंटर कर रहे हैं, क्या हो सकता हो कि एंटी रोमियो स्क्वाड के लोगों को एसटीएफ में भेज दिया हो? तो उसको भी तो आपको बताना चाहिए ना, वो भी जवाबदेही के पात्र हैं। ठीक है मनोज जी। नहीं सचिन जी, मैं आप जो कहना चाह रहे हैं कि अब चूंकि सरकार तो विधानसभा से चलती है, हमारे आपके टीवी के पे बैठ के डिबेट से नहीं चलती। ठीक है, मुख्यमंत्री को अगर जवाब देना है तो वो विधानसभा में ही जवाब देंगे। ठीक है, विधानसभा में जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकारी तथ्यों पे बात की जाती है, वो विधानसभा में ही रखी जाएगी। क्योंकि माननीय विधायक जो वहां पे, सरकार जो विधानसभा सत्र बुलाती है वो इसलिए बुलाती है कि सरकार क्या काम कर रही है, और जो विधायकों के सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं, उन सबको वहां रखा जाता है और उसी के हिसाब से सारी चीजों को डिफाइन किया जाता है। हमारे आपके कहने से नहीं है कि क्राइम बढ़ गया, चीजें खराब हो गई। किसकी सरकार में, आप मुझे बताइए, अपराधियों के घर, उनकी कुड़की, उनकी बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी गई, उनकी आर्थिक कमर तोड़ दी गई? किसी सरकार में नहीं हुआ ये काम। ये हमारी सरकार ने काम किया है कि जितने भी लिस्टेड बदमाश थे, जो गुंडे माफिया थे, सबके घरों की कुड़की हो गई, सबकी बिल्डिंगें तोड़ दी गई, सबकी बेनामी संपत्ति जब्त कर ली गई। आप देख ही रहे हैं। रही बात एंटी रोमियो फ्रंट बनाना या कुछ भी बनाना, आज हम जिस कोविड महामारी से पूरा देश का पूरा विश्व जूझ रहा है, तो हमने
उन सारे लोग जो सरकारी अधिकारी थे सबको कहीं ना कहीं ड्यूटी पे लगाया और चीजें की, तो सबसे पहले जो महामारी है पहले उसको कंट्रोल करोगे ना आप, या कि जो एंटी रोमियो ट्रस्ट बना दिया आपने, जो टास्क बना दिया आपने, तो आप उसी में लगे रहेंगे? ये तो वक्त के हिसाब से आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा भैया। बाद में आए थे ना एंटी रोमियो एक्ट की बात, 2017 में आपने उसको लागू किया था। आज तो 3 साल सरकार को हो गए ना, तो संकल्प पत्र के जो वादे किए तो वो आप पूरे नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप तो खुद ही स्पष्ट कर रहे हैं आज के माध्यम से। जहां तक मुख्यमंत्री जी की मैं बात बताता हूँ, विधानसभा के पटल पे हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता है, तो विधानसभा में तो उनको सच्चाई बतानी चाहिए ना। विधानसभा में उनको आंकड़े जो हैं, एनसीआरबी के आंकड़े, क्या आंकड़े नहीं होते हैं क्या? क्या सरकारी आंकड़ा होता है क्या? आपको वो भी तो बताना चाहिए। तो आप कहिए अपने विधायक जी से कि अपना बताएं, जो एनसीईआरटी के आंकड़े वो बताएं, जो हम अपना पक्ष रख रहे हैं, अगर वो पक्ष गलत है तो बताएं उसको। जब सरकार के सामने प्रोटेस्ट हो रहा था, सरकार से जवाब मांगा जा रहा था, तो सरकार के मुखिया शायरी कह रहे थे। वो उत्तर प्रदेश के जो जंगल राज अपराध की बात नहीं करो, शायरी पढ़ रहे थे। तो मैं तो यही कहता हूं, अभी आपने कुर्की की बात बताई है, योगी आदित्यनाथ जी के पास कितने मुकदमे हैं? दंगा भड़काने के कितने मुकदमे हैं? क्या उनको नहीं कुर्की करानी चाहिए? केशव प्रसाद मौर्य जी के कुर्की नहीं करानी चाहिए? क्योंकि ये लोग सत्ता में बैठ करके अपने मुकदमे वापस ले लिए हैं, और जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसकी कुर्की कर रहे हैं। आप क्यों? सचिन जी, वो सारे मुकदमे राजनीति से प्रेरित थे, वो कोई उनपे लूट के, हत्या के, डकैती के मुकदमे नहीं थे। उन्होंने लूट नहीं की, हत्या नहीं की, डकैती नहीं की, रंगदारी नहीं मांगी उन्होंने किसी से। जो रंगदारी मांगने के मुकदमे नहीं थे भैया, वो सारे के सारे मुकदमे राजनीति से प्रेरित मुकदमे हैं, और सरकार वही मुकदमे वापस लेती है जो राजनीति से प्रेरित होते हैं। ऐसे मुकदमे वापस नहीं लेती, बलात्कार के मुकदमे वापस नहीं लिए। ठीक है, चलिए सचिन जी, मनोज जी, हम आएंगे वापस आपके पास में। कपीश जी हमारे साथ में बने हुए हैं, कपीश जी का रुख करना चाहेंगे। कपीश जी, सारी राजनीति इस बार ब्राह्मणों पर चलेगी, इस बार दलित, पिछड़े, ये सारा वर्ग, ये सब इस समय बहुत नीचे लिस्ट में दिखाई दे रहा है सर। पूरी की पूरी राजनीति की जो बिसात बिछाई जा रही है वो ब्राह्मणों पर ही बिछाई जा रही है, क्यों सर? नहीं, देखिए, पहली चीज ये है कि हम लोग तो कभी धर्म और जाति के राजनीति पर विश्वास ही नहीं करते। जी बिल्कुल सर, देखा है हमने इतने सालों से। नहीं सृष्टि जी, आप कुछ भी कह सकती हैं, हमको मानना पड़ेगा आप कह रही, लेकिन हकीकत यही है कि हमने अगर परशुराम जी की मूर्ति लगाने की बात कही तो भगवान परशुराम वो सबके भगवान है, हमने कोई जाति की बात नहीं की। अब हमको ये बताइए कि अगर एक साल में 600 ब्राह्मणों की हत्या होगी तो क्या आवाज आदमी नहीं उठाएगा? ब्राह्मण क्या इंसान नहीं है? अगर ऊपर अत्याचार होगा तो आवाज नहीं उठाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जातीयता को बढ़ावा दे रहे हैं। एक साल में 600 ब्राह्मणों की हत्या, उसमें कौन कौन से ऐसे ब्राह्मण हैं जो पीड़ित थे और जिनकी सीएम योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की तरफ से हत्या कर दी गई है? मैं ये साफ जानना चाहती हूँ सर आज। अरे कि हत्या की किसने? किस तरह की बात कर रही है? हत्या किसने की? कोई हत्या होती है तो वो स्टेट उसका जो है वो परिवादी होता है, और ये माना जाता है कि हत्या जो अगर हो रही है तो स्टेट ही उसका वादी होगा। और अगर स्टेट उस केस को खोलने में अक्षम हो जाए, बीजेपी तो दावा नहीं कर रही है, अक्षम हो जाए, ये दावा तो आप बिल्कुल कर ये रहे बात हैं, ये उठेगी। आंकड़ा आप पेश कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन से वो लोग थे जो मासूम थे, जो निर्दोष थे, जिनकी हत्या की गई है? बस विवेक तिवारी एप्पल कंपनी में काम करते थे, जिनकी योगी सरकार की पुलिस ने हत्या कर दी एनकाउंटर में। आप कह दीजिए वो नहीं थे, चलिए मान लेते। सर मैं क्यों कह दूं? नहीं, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? क्या पता है आपको उस सिपाही को, जिस सिपाही ने, जिन लोगों ने, जो दोषी थे उनको जेल भेज दिया गया, पुलिस ने मारा था, तो जेल भेज दिया गया ना पुलिस वालों को, उनके खिलाफ विभागीय जांच हुई नहीं हुई? बताइए आप मुझे। एनकाउंटर समझ करके मारा गया था। चेहरा छुपाने की कोशिश मत कीजिए अपने सरकार की। अगर आपने गलती की है तो आपको मानना पड़ेगा। अगर गाजियाबाद के जिम ट्रेनर को आपने मारा एनकाउंटर के अंदर, वो फर्जी एनकाउंटर था, नहीं तो क्या उन अधिकारी को सजा नहीं दी गई? क्या आप मुझे बताइए, क्या विभाग में लड़का था, क्या विभाग में क्या कार्रवाई नहीं की गई? कार्रवाई की गई, जो लोग दोषी थे उनको जेल भेज दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया। एक नहीं था, सबके साथ कार्रवाई हुई। आप मुझे बताइए के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं थी आज से पहले, जब उसको मारा गया एसटीएफ के द्वारा। एफआईआर नहीं थी? किस तरह की बात करते हैं आप? पर लेकिन जिन लोगों से गलती हुई उन लोगों को सरकार ने बख्शा भी नहीं, वो बख्शे भी नहीं गए, वो सारे के सारे जेल गए, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। नई बहू थी, किसी की वो बेटी भी थी, उसका सुहाग उजाड़ा, वो सो अलग है।
आपको आप पता क्या है जांच मुंसफ में भी क्या बन आया जाएंगे? है? आप न्यायालय आपको के पता है बन जांच जाएंगे? में क्या आया है? आपको सजा जांच में देने ये की आया पावर है किसने दे कि दी? 2 साल से उनका आपको सजा देने की पावर किसने दे दी? और मुझे आप बताइए, विकास दुबे का 12 साल का लड़का घुटने पे बैठाया गया था। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद से आपने शिक्षा नहीं ली। आप एक बच्चे को, एक अबोध बालक को आप अपराधी बनाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की पुलिस। क्या अपराधी बनाया? आप योगी बताइए। सरकार बनाना चाहती विकास है दुबे उस की लड़के को अपराधी। मिसिस को आप बताइए, अगर वो उसको ब्राह्मण नहीं संलिप्तता था। नहीं थी तो छोड़ दिया गया ना उसका उसको उत्पीड़न नहीं किया कहां आप बुला के लोगों ने। बिठाया गया या कहां आप जेल कैसे भेजा कर गया? आप सकते मुझे हैं? बताइए। ये हत्यारी सरकार है, ये हत्यारी सरकार है। तमाम निर्दोषों का कत्ल किया है इस निराधार सरकार ने। बातें करने का कोई तथ्य नहीं है आपके सुन पास। लीजिए, निराधार सुन लीजिए। झूठ को शोर आपको मचा मचा के आंकड़े हम ना लोग हो सच तो बना मुझसे देंगे, वो नहीं सुन बन लीजिए। सकता। मैं झूठ आपको झूठ ही बता रहा रहेगा, हूं। सच सच ही रहेगा। मानव अधिकार आयोग ने 22 केसेस पे आपको पेनल्टी की है और 28 करोड़ रुपए का मुआवजा आपकी योगी सरकार पे किया है, क्योंकि वो 22 फर्जी केसेस हैं। ये मानव अधिकार आयोग की बात मैं कर रहा हूं। एनआरएचएम का नाम सुना है आपने कि नहीं? एनआरएचएम और किसकी आप सरकार में झुकला हो? देंगे किसी चीज को बैठ एनआरएचएम करके। बसपा की सरकार में हो, सब बीजेपी की सरकार में हो क्या एनआरएचएम? इतने बढ़िया आप मुझे चैनल पे बताइए, बैठ करके पुरानी सरकारों जो कि में क्या घर हालत में थी? देखा जाता, जेल में बैठ हत्या करके करवा दी झूठ जाती बोल थी, रहे हैं। आईएएस ऑफिसर आपको आत्महत्या कर शर्म रहे नहीं आ थे। रही है? आप बोल पाए कभी? आपको शर्म नहीं आ रही है? आप एक बच्चे को, 12 साल के बच्चे को घुटने पे बैठाते हैं और उसको अपराधी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई अपराधी नहीं बनाया हिरण्यकश्यप गया। के घर पे भी उसकी प्रहलाद का बीवी, जन्म उसके हुआ था। बच्चे जो आपको उसमें लिप्त हिंदू नहीं मैथोलॉजी थे, में कोई सबको विश्वास नहीं है। बाइज्जत छोड़ दिया गया। आप आप मुझे भारतीय बताइए। और भारतीयता के संस्कृति से बाहर जा चुके हैं। आप लोग स्वार्थी और निर्द्वंद हो चुके हैं। आप तानाशाह हो चुके हैं। ये सब निराधार बातें हैं, इनका कोई तथ्य नहीं है और खाली हम लोग शोर मचा के और झूठ को सच बोल दें तो वो झूठ सच नहीं हो सकता। 12 साल के बच्चे को आपने घुटने पे नहीं बैठाया था? बता दीजिए। 12 साल के बच्चे को आपने घुटने पे नहीं बैठाया था? अरे अपराधी के बच्चे, आपने 3 दिन अपराधी की व्याख्या बीवी पर- है, अपराधी 3 का दिन की बच्चे हैं, कहीं ना कहीं तो अमर उनको दुबे की कहीं ना व्याख्या कहीं तो उनको पत्नी को महसूस आपने होना जेल चाहिए भेजा ना कि नहीं भेजा? कि जिस 3 दिन दाने की पानी को व्याख्या वो खा पत्नी रहे को आपने जेल थे भेजा वो कि किस नहीं रास्ते भेजा? से आ रहा था? 3 मैं पूछ रहा हूं आपसे, उसकी जवाब दीजिए। 3 दिन की पत्नी थी उसकी। 3 दिन पहले वो किसी की बेटी थी। तो आपको जानकारी उसका नहीं है, क्या शायद अपराध आप था? भूल आपने गए। सोचल क्यों वो हो गया? 2 साल से उसके वो साथ भी किसी थी, ब्राह्मण की 2 पत्नी साल थी। से वो जानती वो भी थी, किसी की भाई फेसबुक बहन पे थी। उसकी दोस्ती हुई थी उसका भी उससे, कोई भाई वो था। जानती थी उसके कि भी वो अपराधी रिश्तेदार है, थे। वो अपराध में लिप्त आप है। मुझे बताइए, पति अगर पति दोषी हो तो क्या पत्नी को सजा देंगे? जब वो बराबर की, अगर पिता जब वो दोषी उसको हो तो सारी क्या पुत्र को जानकारी है सजा कि उसका देंगे? पति करता क्या है, तो क्या अगर बिल्कुल वो पुत्र बराबर की दोषी हो है। तो उसके माँ बाप को सजा देंगे? क्या यही भारतीय संविधान और संविधान और ठीक है कपिल IPC और श्रीवास्तव जी, CRPC मनोज कहती पंडित जी, है? मतलब कुल मिलाकर विकास दुबे एंड गैंग के सफाई के बाद से ही ये बात शुरू हुई कि ब्राह्मणों पर अत्याचार यूपी में हो रहा है। अब कौन अपराधी था, कौन नहीं था, उसकी पत्नी का क्या लेना देना था, क्या चीजें वो जानती थी, ये पुलिस का काम है। पुलिस कर रही है जो पुलिस को करना है, प्रशासन और सरकार का काम है। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति इसी मामले से शुरू हुई। संजीव कौशिक जी, विकास दुबे एंड गैंग के पुलिस सफाई वही के करती है बाद, सृष्टि जी, सफाई के जो बाद ये सरकार तकलीफ चाहती शुरू है। हुई सर। पुलिस निष्पक्ष नहीं है। सफाई जी सृष्टि सफाई से तकलीफ नहीं है। हाँ। लेकिन मैं यहाँ चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। एक आवाज आ रही थी कि अपराधी की बीवी और बच्चों को भी एहसास होना चाहिए कि उसके गार्जियन अपराधी थे। हाँ। मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट बहुत ही गलत है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। उसके बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, उसकी बीवी की कोई, यदि उसमें संलिप्तता हो उसकी बीवी की, फिर और जब घुटने के बल उस बच्चे को बैठाने की बात चर्चा हो रही है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चे को एहसास हो। ये कौशिक बिल्कुल जी, गलत है। और जो देखिए, और जो दूसरी उसका बात, भांजा और दूसरी था बात, विकास दूसरी दुबे बात। का, जिसकी शादी हुई थी 2 दिन पहले, उसकी अभय दुबे। बीवी को जांच पूरी में बात- उसकी पूरी बीवी का बात पता बताने चला की है, पूरी 2 साल बात से उसके साथ और रहती पूरी- थी, उसको सारी जानकारी थी कि ये आदमी, ये मेरा बच्चे को जानकारी थी, जिससे मैं शादी उस बच्चे करने को जा रही जानकारी हूँ थी, वो उस बच्चे को आदमी जानकारी थी, जिस विकास बच्चे के दुबे बारे का में शूटर है। जानकारी थी, जिस बच्चे के बारे में चर्चा हो रही थी उसको जानकारी थी। उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिसको घुटने को बल बैठाया गया था, जिसका फोटो आपने भी देखा और हमने भी देखा था। मैं बात ये कह रहा हूँ कि दरअसल जब सरकारें विफल होती है शासन और प्रशासन के मामले में, इस तरह के सगुफे छोड़े जाते हैं। एक दिन में यदि इस तरह की, एक दिन में यह विकास दुबे पैदा नहीं हो जाता है। एक सतत प्रक्रिया होती है इसको पैदा होने में और खाद पानी रसद उसको पहुंचाने में और जिंदा करने में। इस सरकार में भी वैसे लोग थे जो उसको खाद पानी दे रहे थे और उसको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि जिस थाने से लोग आते हैं उसी से उसको सूचना मिलती है कि आपके यहाँ लोग जा संजीव रहे जी, हैं।
अपराध का कोई भी वृक्ष ऐसे ही नहीं बड़ा होता है। वो जितनी जिम्मेदार ये सरकार, कहिए सरकार में खुलासा हुआ, कहिए जो पुलिस का नेक्सस इसमें इन्वॉल्व था, इसका कम से कम खुलासा हुआ। पिछली जो सरकारें रही हैं, उन्होंने खाद पानी देकर इस पेड़ को बड़ा किया सर, जिसका खामियाजा उन पुलिस वालों को भुगतना पड़ा, जिनकी जान चली गई। सिस्टम कितना खोखला है ये अब जाकर दिखाई दिया कि हमारे सिस्टम में ही अपराधी है, हमारी पुलिस में ही अपराधी है, जो अब जाकर खुलासा हुआ सर। इस तरह से जब कभी भी दमनकारी नीतियों का सहयोग लिया जाएगा, उसके आधार पर आगे कदम बढ़ाने की बात होगी, एक के बदले 10 अपराधी पैदा लेंगे। ये कौन सा तरीका है कि रातों रात में आप उसका घर तोड़ना शुरू कर देते हैं और लोगों के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं? आपने पहले क्यों नहीं संज्ञान लिया इस पे? ये घर तोड़ने की बात होती है, उससे वसूली करने की बात होती है। ये कौन सा कानून कह रहा है? कौन सा ऐसा कानून है कि उसको अभी सफाई देने का भी मौका नहीं मिला और रात की घटना हुई और कल आप तोड़ना शुरू कर देते हैं, उसके बच्चों को बैठाने की बात करते हैं। ये जब कभी भी शासन प्रशासन फेल्योर होती है, इस तरह के सबूत पे छोड़े जाते हैं, वातावरण बनाने की। आप कौशिक जी, ये गलत है। सरकार हमेशा अपनी लकीर अपने आप बनाती है। आप देखिए सीए के मामले में, एनआरसी के मामले में आपको शायद आप नहीं घुमाइए नहीं, हम और आप कितने हमने आप पे कितनी डिबेटें की हैं। आप सारे लोग कहते थे कि जो पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिन लोगों के घर जले हैं, जिन्होंने पत्थर चलाया है, जिन्होंने चीजें की है, इनके फोटो कैसे लगाए जा सकते हैं? एक भी गोली नहीं चली, लेकिन मरे कैसे लोग ये बताइए? सीए के मामले में यदि इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ तो कैसे मरे लोग? इसका है कोई जवाब? आज तक प्रशासन ने दिया कोई जवाब नहीं। जिन लोगों को डिटेक्ट किया गया, कौशिक जी, जिन लोगों को डिटेक्ट किया गया, उनके चौराहे पे फोटो लगाए गए, उनकी संपत्ति के लिए उनको नोटिस उनके घर पे चस्पा किया गया। यही राजनीति है और इसी को दिखाने की कोशिश की जाती है। आप और वो पोस्टर उतार क्यों लिए? आप ये भी तो बता दीजिए कि पोस्टर उतारना क्यों पड़ा आपको? आप जब गलत करेंगे उसका विरोध होगा और अपनी गलती को एहसास कीजिए। उसको आप बुलंदी का झंडा लेके मत घूमिए। चलिए संजीव जी, मुद्दे पर रहते हैं। सीए एनआरसी नहीं चल रहा है अभी कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार की सारी राजनीति विकास दुबे एंड गैंग के सफाई के बाद ब्राह्मणों पर अत्याचार से शुरू हो जाती है। सचिन रावत हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, ऐसा क्यों ब्राह्मणों को लग रहा है कि हमारे साथ जाति हो रही है? ये मुझे नहीं लग रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ब्राह्मणों को यदि अलग अलग पार्टी अपने तरफ लुभाने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर सी बात है ब्राह्मणों के अंदर कहीं ना कहीं खलबली तो है ना, परेशानी तो है ना। सर, कोई प्रदर्शन, कोई सड़कों पर रोष हमने देखा क्या? आम जनता के लिहाज से ही तो हम ये बातें बनाते हैं। आम जनता का जो रिएक्शन होता है उस पर भी हम कोई धारणा बनाते हैं और उसको हम लाइन बनाकर चलते हैं। कौन सा विकास दुबे एंड गैंग के सफाई के बाद कौन से ब्राह्मणों की गैंग ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, पत्थरबाजी की? कौन से ब्राह्मणों की गैंग सड़कों पर हमें दिखाई दी और बड़े पैमाने का सीए एनआरसी का बड़ा आंदोलन हमने देखा जिसमें अपोज किया गया? अब ब्राह्मण अगर नाराज हैं तो वो तस्वीर हमें कहीं तो दिखनी चाहिए। कहां प्रदर्शन हो रहा है, कहां बैनर पोस्टर लग रहे हैं कि बीजेपी ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है? ये समाजवादी पार्टी, बसपा जो परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, बसपा कहती है मुझसे भी बड़ी मूर्ति लगाएंगे। अभी तक मायावती जी ने हाथियों की मूर्ति लगाई, अब वो अपनी मूर्ति लगाई, उसके बाद अब परशुराम की मूर्ति, अब वो समाजवादी पार्टी जो लगाएगी उससे बड़ी, उससे ऊंचे कद की मूर्ति लगाएंगी। तो कुल मिलाकर ये चीजें कौन से संगठन, कौन से ब्राह्मण का संगठन है जो सामने आकर ये बोल रहा है कि बीजेपी हमें मार रही है, हाय तौबा मची हुई है? ये मैं जानना चाह रही हूँ बस। कपीश जी, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से कपीश जी बोलना चाह रहे हैं सर कुछ। मैं आऊंगी संजीव जी इसके बाद। कपीश जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सृष्टि जी, आपने जो क्वेश्चन किया बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, उसका जवाब हमसे आप ले। हाँ बोलिए सर। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये सिर्फ आरोप कोई विपक्षी दल में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ही नहीं दबा रही है जी। जो इनके 58 ब्राह्मण विधायक हैं वो भी लगा रहे हैं। उन्होंने बकायदा लेटर लिखा था, तूफान मच गया था इनके यहाँ। जानबूझ करके इन्होंने 2 दिन सदन जो है आहूत की और आहूत करने के बाद श्रद्धांजलि दे के खत्म कर दी और तीसरे दिन में 17 विधेयक पेश कर दिए ताकि कोई बात ना उठने पाए। और सुन लीजिए, जो इनके सुल्तानपुर के विधायक हैं उन्होंने एक चिट्ठी जारी की थी और चिट्ठी जारी करने के बाद उन्होंने तमाम ठाकुरों के नाम दिए थे जिन पर कि बहुत बड़े बड़े मुकदमे हैं। किसी पे 80, किसी पे 40 और पूछा था कि इस पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। जब वो चिट्ठी जारी हो गई और इनकी हाय तौबा मचने लगी, पार्टी ने उनकी क्लास लगाई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये मेरा नहीं है और इसकी जांच कराएंगे, FIR करेंगे। हुआ तो ये उनके यहाँ के विधायक की खलबलाहट है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी की खलबलाहट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का उठा हुआ मसला है। और
पब्लिक भी इसको जान रही है, तभी उनके विधायक उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सीट खतरे में नजर आ रही है। ठीक है, मनोज जी जवाब दीजिए इसका। ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी ने कहा कि भाई मेरा पत्र नहीं है, किसी ने मेरा पत्र का मिसयूज किया है। क्या वो दबाव में कहा विधायक ने? अगर ये चिट्ठी लिखी उसके बाद क्या ये दबाव में कहा गया विधायक की तरफ वो से? खुल करके आपके खिलाफ बोलते रहे हैं, कोई दबाव में नहीं कहा, बोलते रहे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर कुछ लोग निर्दोष जिनकी हत्या हो भी गई या कुछ गलत तरीके से किसी ने किसी को कर दिया, तो उसके लिए हम सरकार से बोलेंगे, ये सदन में रखेंगे कि तो ठीक है। अगर आपकी ही पार्टी के विधायक सवाल उठा रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं तो झोल है। अपनी ही पार्टी के विधायक क्यों ये सवाल उठाएंगे? ये क्या बीजेपी के सोचने का काम नहीं है कि अपनी ही पार्टी के लोग ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि आपने निर्दोष लोगों की हत्या की है? क्या वाकई में ये चीजें हुई हैं? और चीजें हुई हैं तो मानना चाहिए कि अगर आपने गलतियां की हैं, आपने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा है और आपकी ही पार्टी के विधायक के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो विपक्ष तो आपसे सवाल पूछेगा, जनता भी आपसे सवाल पूछेगी सर। सृष्टि जी, कोई सरकार ने किसी निर्दोष आदमी को कभी नहीं सताया, ना कभी कोई ऐसा काम किया है। जब कुछ लोगों का अगर उनके पास जवाब था तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग भी विधानसभा में ऐसा करेंगे कि सरकार ब्राह्मणों को इंश्योरेंस दे, उनको उनका जीवन बीमा कराए। खतरा क्यों लग रहा है ब्राह्मणों? खतरा क्यों लग रहा है ब्राह्मणों को? क्यों डर लग रहा है उनको? अगर ये बात जीवन बीमा कराने की, इंश्योर करने की उठ रही है, तो कहीं ना कहीं तो डर लग रहा है ना उन्हें। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, अगर विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं तो ये डर उनके मन में भी होगा, उनकी जनता के मन में होगा, तभी उन्होंने सवाल उठाया, फिर वापस ले लिया स्टेटमेंट की ये चिट्ठी हमारी नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। नहीं सृष्टि जी, ऑलरेडी क्या है और जो इसकी जांच, क्या इसकी जांच हुई कि वो चिट्ठी किसने लिखी थी? जैसे कपिल जी ने कहा कि ये पोस्टर हमारा नहीं है, अब वो उसकी जांच कराएंगे। अब वैसे ही विधायक ने कहा ये पहले चिट्ठी हमारी फिर हमारी नहीं है, आपने कहा जांच होगी। क्या उन अराजक तत्वों का पता चला जिसने वो चिट्ठी लिखी थी विधायक के नाम पर? अभी चूंकि जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है, जांच के बाद जब आएगा तो जरूर पता चलेगा, आपको भी, हमें भी सबको पता चलेगा। पर स्थिति क्या है? एफआईआर के लिए कौन जांच है? वो तो पुलिस एजेंसी कर लेगी। कर दीजिए एफआईआर। वो तो कराई जाएगी, बिल्कुल एफआईआर कराई जाएगी। करिए ना, क्यों देर कर रहे हैं? एफआईआर जितना जल्दी होती है उतना अच्छा होता है। डिलेड एफआईआर कपिल जी, मनोज जी से तो सवाल है कि एफआईआर कब कराएंगे? आप क्या कार्रवाई करेंगे? जिसने पोस्टर लगाया है, क्या उसके खिलाफ भी एफआईआर कराएंगे? जांच कमेटी बिठाएंगे कि कौन अखिलेश यादव के नाम पर विवादग्रस्त इस तरीके के पोस्टर लगा रहा है? इसमें समाजवादी पार्टी कब स्टैंड लेगी? हम कोई एफआईआर नहीं कराएंगे, तो लेकिन पहले हम ये जांच जरूर करेंगे। आप मान रहे हैं कि हमारी पार्टी ये पोस्टर आपने लगाए? नहीं, ये मान रहे हैं कि पोस्टर इन्होंने लगाया, एफआईआर की आवश्यकता नहीं है? ना आप एफआईआर कराएंगे, ना आप जांच कराएंगे, और आप डिबेट में बैठ के बोलेंगे हमारा कोई लेना देना नहीं है इस पोस्टर से। हमारे खिलाफ हम नहीं जानते, आपके खिलाफ आपका कोई लेना देना नहीं है इस पोस्टर से। ऐसे पोस्टर यूपी में लगाए जा रहे हैं, कोई लेना देना कि मुखिया के सीएम की तस्वीर लगाकर के फरसे से ब्राह्मणों पर वार, और आपसे कोई मतलब नहीं है, आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो मनोज जी में और आप में क्या फर्क है सर? मनोज जी में और आप में क्या फर्क है? ये भी जांच नहीं करवा रहे हैं, आप भी जांच नहीं करवा रहे हैं। ये भी जांच नहीं करवा रहे हैं, आप भी नहीं करवा रहे हैं। ना मनोज जी जांच करा रहे हैं, ना कपिल जी जांच करा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम तो कुछ भी नहीं कराएंगे, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो सर ये तो एक्सेप्टेंस है ना फिर आपकी, कि जो भी चीजें उसमें लिखी है, जो भी पोस्टर लगा है, वो समाजवादी पार्टी का है, अखिलेश यादव का नाम लिखकर पोस्टर लगाया गया है। देखिए, पोस्टर हमारा नहीं है, लेकिन उसमें जो कंटेंट्स दिए हुए हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि वर्तमान स्थिति में ऐसी ही स्थिति है। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना सर इनडायरेक्टली? जब पोस्टर लगाया है तो डायरेक्टली एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? आपके प्रदेश सचिव का नाम है उसमें, आपके प्रदेश सचिव की फोटो है। क्या आपको तलब नहीं करना चाहिए कि भाई आपने ये पोस्टर लगाया है, पार्टी के नाम पर लगाया, अखिलेश यादव के नाम पर लगाया है, आपको अपने सचिव साहब से नहीं पूछताछ करनी चाहिए थी सर कि ये पोस्टर कैसे लगा दिया आपने? आप उस विचारधारा को, आप ही की विचारधारा है, आप ही के लोग हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ चैनल पर बैठकर कि जो कंटेंट है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सत्य है वो। ठीक है। सचिन जी, चलिए, सचिन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजीव जी, ये देखिए, मैं फिर मूल मुद्दे पे ही आ जाऊं कि वाकई यूपी में क्या ब्राह्मणों की स्थिति बेहतर है या नहीं है। ये बात मानने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि यूपी के ब्राह्मणों ने जब जब अंगड़ाई दी है तब तब सत्ता में परिवर्तन हुआ है और एक नई भूमिका उन्होंने निभाई है। भले कहने के लिए वो 10-11% के आसपास में हो, लेकिन 5% से ज्यादा लोगों पे उनका प्रभाव भी रहा है, यह भी मानने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। तो उनकी पकड़ को ध्यान में रखते हुए अभी के वक्त से लेकर और पूर्व काल में भी ऐसा हुआ है, जब जब सोशल इंजीनियरिंग की बात हुई है, पार्टियों ने अपने तरफ खींचने का प्रयास किया है।
जी। और आज भी वही कवायद हो रही है। यदि ब्राह्मणों के मन में कहीं कोई असंतोष है किसी बात को लेकर के, इसमें मैं इस चीज को मैं बिल्कुल अलग रखना चाहता हूं कि इसमें राजनीति चाहे किसी भी धर्म जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, राजनीति के अलावा यदि कोई अपराधीकरण की तरफ या अपराधी की बात हो रही है तो उसको इससे अलग हट के देखा जाए। अपराधी के साथ सरकार जातिगत कोई ऐसा सलूक नहीं करती है, लेकिन जो सामने अभी दिखाई दे रहा है लगातार ब्राह्मणों की जो इनकाउंटर के मामले में खास करके बात कर लें और जिसके बारे में हम लोग दबे जुबान से चर्चा कर रहे हैं और जी। चर्चा भी उसी पे कर रहे हैं, तो उसके बाद में वाकई जो एक संख्या दिखाई दिया है लोगों के बीच में, जो मैसेज गया है उसमें यही मैसेज गया है। अब ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि वो अपराधी नहीं थे, वो अपराधी थे, लेकिन आखिर ये इस तरह से इनकाउंटर है क्यों? सरकार के ये काम करने का तरीका कौन सा है? आखिर वो क्या चाहते हैं? क्या सफाया कर देना चाहते हैं इस तरह से? और यदि इस तरह से अपराधी ही है तो क्या सबसे ज्यादा मात्रा में यही लोग अपराधी संजीव जी देखिए सर, मुद्दा तो उठाना ये अलग बात होती है, लेकिन जो अपराधी गैंग कोई होता है या अपराधी होता है, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, आप खुद ये बात समझते हैं कि किसी भी अपराधी का या आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति का धर्म, जाति, इंसानियत भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर ये एक राजनीतिक स्टंट के तौर पर आप देख सकते हैं कि हर बार चुनाव में एक नई तस्वीर, इससे कुछ अलग तस्वीर नहीं होती है। सारी चीजें धर्म और जातिगत जो समीकरण है उस पर ही निर्भर करती हैं, और इस बार जो शुरुआत हो रही है वो ब्राह्मणों पर हो रही है। आगे जाकर क्या क्या रंग बदलती हैं राजनीतिक पार्टियां, वो समय बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।